Today we will understand the chapter number 2 of class 12 biology from NCERT, sexual reproduction in flowering plants. So let us understand first of all sexual reproduction क्या होता है. So sexual reproduction means होता है flowering plants में अगर हम बात करें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन. तो फ्लावर्स में वी नो दैट मेल गैमेट्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स. फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स होती हैं. तो जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो वी कैन से दैट द प्लांट्स आर रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली. तो दिस चैप्टर डील्स कम्प्लीटली विद द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या हैं, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म. तो सबको पता है कि जो फ्लावर होता है वो बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का. एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. देखिए प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जो बेसिकली हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको हम जनरली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर करते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट. तो हम यहाँ बात करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स की. तो फ्लावर सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, सबको पता है. तो ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल. हम सबको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ वो तब से जब से हमें याद भी नहीं है, हमारी मेमोरी में भी नहीं है वो सब चीज़ें. फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. तो फ्लावर्स हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ब्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्नामेंटल यूज़ में आते हैं डेकोरेशन में, सोशल में यूज़ होते हैं, सोशली रिलीजियस कल्चर्स में सेरेमनीज़ में यूज़ होते हैं. दे हैव बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा. तो फ्लावर से हम सैडनेस भी अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं और यू कैन से हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो जो पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक में आ रहा है वो ये है, लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड. सबसे पहले आपको 5 फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो कि आपके डेकोरेटिव वैल्यू में यूज़ होते हैं कॉमनली. तो बहुत ईजी, ऑर्नामेंटल में आपको पता ही है, रोज, जैस्मीन, लिली, मैरीगोल्ड, आप बहुत सारे फ्लावर्स के नेम्स यहाँ पर राइट कर सकते हैं. सो नाउ next will come to find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. तो आप सबकी फैमिली आपने देखा है कि सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल कभी आपके स्कूल घर में कोई पूजा होती है या आपके फैमिली में कोई फंक्शन होता है, मैरिज, तो आप कौन से फ्लावर ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा रोज़, मैरीगोल्ड यूज़ करते हैं हम, जैस्मीन यूज़ करते हैं, डेलिया यूज़ करते हैं, क्रिजंथेमम यूज़ करते हैं. तो ये सब क्वेश्चंस के आप आंसर्स खुद ही दे देंगे. यू कैन लर्न फ्यू नेम्स फ्रॉम हेयर. तो नेक्स्ट टॉपिक विल बिगिन विथ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट्स. किसी भी फ्लावर के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं. जो चेंजेस हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से पहले होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं. देखिए कैसे, प्री मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं फ्लावर में, दैट विल बी नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो देखिए प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमारे क्या क्या होंगे. मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट. जब हमारा फ्लावर अभी प्लांट्स में सीन नहीं होता, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस. तो फ्लावर जो होता है वो हमारा पहले ही डिसीजन ले लेता है कि अब फ्लावर यहाँ पे आने वाला है. मतलब प्लांट्स की जो तैयारी होती है वो पहले ही शुरू हो जाती है. सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन फर्दर डेवलपमेंट. तो प्लांट्स में क्या शुरू हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब ये है कि जहाँ पे फ्लावर आना है उस एक्यूरेट पोजीशन पे कुछ चेंजेस भी शुरू हो जाएंगे. तो ये सारे चेंजेस जो हमारे इनिशिएट होते हैं जिसकी वजह से हमारा डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट. देखिए जहाँ पे हमारा फूल आना होता है उस जगह को हम बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम. सबसे पहले फ्लोरल प्राइमोडियम आता है हमारा, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होता है और इसी का डेवलपमेंट होता है. तो देखिए इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर. तो हमारे इन्फ्लोरेसेंस बनने लगती है. इन्फ्लोरेसेंस हमारी क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है जो कि बहुत ईजी है. जब हमारे फ्लावर्स के जो पार्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जब हमारे फ्लोरल बर्ड्स आने शुरू होते हैं उसके बाद हमारे फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं. अब देखिए इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. हमें पता है फ्लावर में 2 मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम. एंड्रोशियम, एंड्रो मतलब होता है मेल, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. गाइनोशियम हमारा जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है.
तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे डिफ्रेंशिएट होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं और इनका अपना डेवलपमेंट ये शुरू कर देते हैं। बिकॉज जो सारे के सारे चेंजेस हैं, जो हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, वो इन दोनों के दोनों, यू कैन से, इन दोनों पार्ट्स में डिपेंड करता है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। You would recollect that the androecium consists of rolls of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represents the female reproductive organ। जो हमारा एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम में हमारे बहुत सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं ग्रुप्स में, क्लियर, हम कह सकते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहलाता है। जो गाइनोशियम होता है, जिसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये हमारा जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, जो कि हमारा, यू कैन से, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पिस्टल भी कहते हैं इसको, PISTIL। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि हमारा स्टैमन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पॉलन ग्रेन। सबसे पहले मतलब कि सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। उससे पहले मैं आपको बता दूंगी थोड़ा सा फ्लावर का डायग्राम कि फ्लावर क्या होता है। यू कैन सी हेयर, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, लिटरल सेक्शन है फ्लावर का। तो इसमें देखिए फ्लावर के, इसमें आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर होता है उसमें जो कलरफुल पार्ट होता है, इसको हम इसको बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं, और जो नॉन कलर्ड होते हैं ये सेपल्स होते हैं। ये हमारा जो पूरा बेसल सोलन पोर्शन है, ये हमारा ओवरी होता है। ओवरी के अंदर हमारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पे सेंटर में, जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कि जितने भी आपको एलोंगेटेड स्टॉल्क्स दिख रहे हैं, ये सारे हमारे मेल के हैं, तो ये सारे हमारे एंथर हैं। और जो हमारा एंथर के नीचे जो स्टॉल्क होता है, दिस इज़ द फिलामेंट, और सेंटर में हमारा स्टाइल है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल या गाइनोशियम, और ये हमारा स्टिग्मा है। तो फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे साइनोनियम्स यूज़ होते हैं, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। देखिए मेल स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम भी कहते हैं, स्टैमन भी कहते हैं, एंथर भी कहते हैं, फिलामेंट भी मेल में ही आ गया। चलिए फीमेल्स मेल में आ गया, और फीमेल्स को हम क्या क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं फर्स्ट, पिस्टल बोल सकते हैं, कार्पल बोल सकते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इंक्लूड्स स्टिग्मा, ये पूरा स्टाइल, और ये पूरा ओवरी। दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्टैमन। तो थोड़ा हम एक एक स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, स्टैमन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारा स्टैमन क्या है। तो फिगर 2.2a shows that two parts of a typical stamen along the long and the slender stalk called the filament। तो स्टैमन ये पूरा का पूरा स्टैमिन है, ओके। दिस कंप्लीट इज नोन एज स्टैमन। स्टैमन दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर वाला हमारा एंथर है, नीचे वाला हमारा फिलामेंट है। द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टॉल्क, जो लॉन्ग और स्लेंडर है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट की शेप में दिख रहा है, बहुत ईजी है इसको देखना। अब देखिए, और जो टर्मिनल जनरली बायलोब, जो टिप पे है स्टैमन, जो ये एंथर की, ये जो पूरी फिलामेंट की जो टिप में है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ये बायलोब है, इसमें दो लोब है, एक ये लोब है, एक ये लोब है, इसको बोलते हैं एंथर। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ईच फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस ऑफ द पेटल। जो ये बेस होगा हमारा इसका, दिस वन इज द बेस, ये हमारा बेस पेटल से अटैच्ड होगा फ्लावर में। बिकॉज सारे के सारे हमारे जितने भी हमारे स्टैमन्स होते हैं, फिलामेंट्स होती हैं, सारी की सारी हमारे फ्लावर में अटैच्ड होती हैं। सो नाउ सी, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टैमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में स्टैमन्स का नंबर भी अलग होगा और उनकी लेंथ भी अलग अलग होगी। If you were to collect a stamen in each from 10 flowers, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size and nature। अगर आप कोई भी 10 टाइप्स के फ्लावर्स के स्टैमन कलेक्ट करेंगे और उसको स्लाइड में आप उसको डस्ट करके पॉलन ग्रेन्स को या स्टैमन के स्ट्रक्चर को ही अगर आप देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द स्टैमन, देन ओनली यू विल सी द पॉलन ग्रेन। पहले आप स्टैमन को समझिए। अगर आप स्टैमन ऐसे रखते हैं तो यू विल सी कि आपको इतनी ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पे साइज़ में मिलेगी, स्ट्रक्चर में मिलेगी, क्योंकि एवरी फ्लावर हैज़ अ डिफरेंट साइज एंड द शेप ऑफ द स्टैमन। Carefully observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers। तो आप इसकी स्लाइड्स को अपने बायोलैब में प्रिपेयर करके देख सकते हैं, ये बहुत ईजी स्लाइड्स होती हैं। अ टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड। जो हमारा टिपिकल एंथर होता है, अगर हम किसी भी एंथर की बात करें टिपिकली, तो वो हमारा कैसा होगा, बायलोब्ड। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है वो बायलोब्ड एंथर का दे रखा है, विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। और हर लोब में, ये 2 लोब्स हैं और हर लोब में 2 थीका है। 2 थीका मतलब कि उनके अंदर 2 कैविटीज़ हैं, तो इसलिए हम एंथर्स को बोलते हैं डाइथीकस। ये 2 लोब्स हैं हमारे, और हर लोब में
एक लोब है ये, इसमें 2 कैविटीज़ होंगी और इसमें भी 2 कैविटीज़ होंगी। इस टाइप के एंथर्स को बोलते हैं हम डाइथिकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडाइनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। अब एंथर का टीएस पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम फाइंड आउट करेंगे। द बायलॉब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। तो जो बायलोब्ड एंथर का व्यू है वो बहुत अलग है एज कम्पेयर टू द टीएस। तो टीएस और बायलोब्ड एंथर का जो व्यू है वो बहुत डिफर करता है। देखिए कैसे, ये वाला आपको दिख रहा है, ये टिपिकल स्टेमन जो आपको ए दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये टीएस ऑफ एन एंथर दे रखा है। द बायलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट। द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। पहले तो हमारे एंथर की बात करें, एंथर क्या है यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा इन्होंने पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ है, बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर है एंथर का, कट स्ट्रक्चर है, ऊपर से इन्होंने पूरा कट करके एक्सप्लेन करा है अंदर का सारे पार्ट्स। तो ये आप एंथर आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 साइडेड है, टेट्रागोनल है, 4 1 2 3 4। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलेंगे जिसमें हमारे क्या है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, 1 2 3 4। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम कहते हैं पॉलन सैक या पॉलन पैकेट्स। 1 2 3 4 पॉलन सैक्स हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे। और पॉलन सेक्स हमारे कहाँ पे, पॉलन सेक्स हमारे थीका के अंदर है, पहले थीका फिर पॉलन सैक्स को ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। हर लोब के अंदर, हर लोब में, देखिए मैं थोड़ा और इजी कर रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक पे। हर लोब है, देखिए एंथर डाइथिकस है, बायलोब्ड होता है, ये लोब्स हो गए, क्लियर हो गया। और जितने लोब है हमारे, हर लोब में कितने हैं हमारे 2 पॉलन सेक्स हैं, 2 थीका है, हर लोब में 2 थीका है और 2 पॉलन सैक हैं। हर लोब में 2 थीका है, 2 पॉलन सैक्स हैं, और इन्हीं को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो देखिए द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सैक। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया यही डेवलप करके पॉलन सैक्स बनाते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडाइनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। यही लॉन्गिट्यूडाइनली, यू कैन सी, ये पूरा लॉन्गिट्यूडाइनली लेंथ ऑफ द एंथर में जाते हैं और यही पॉलन ग्रेन से पैक्ड रहते हैं लास्ट में। अभी आप पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स इनके अंदर लोब्स के अंदर फॉर्म होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम थोड़ा सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे है। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अगर हम टीएस देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो हमें वो स्लाइटली यू कैन से सर्कुलर मिलेगा, इट विल बी लाइक सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। तो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल, 4 लेयर से या 4 वॉल से कवर्ड रहता है। आपको पता है लेयर या वॉल का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो हमारा हर जगह यही रहता है, प्रोटेक्शन का। लेट्स सी यहाँ पे हमारे एंथर का जो वॉल्स है उनका क्या काम होगा। पहली वॉल देखिए हमारी है एपिडर्मिस, दूसरी है हमारी एंडोथीशियम, तीसरी है मिडल लेयर एंड द लास्ट इज टेप्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। द आउटर 3 वॉल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए पहले की 3 वॉल्स एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इन तीनों लेयर का जो काम है वो काम है प्रोटेक्शन का एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। ऊपर से ये तीनों लेयर मिलकर एंथर को जो बर्स्ट होने में हेल्प करते हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स क्या हो सके, वहाँ से बाहर जा सके। आपने कभी फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स को, एंथर्स को देखा होगा कि कभी कभी एंथर्स जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर के बाहर चिपके होते हैं, तो इट मीन्स उनका डेहिसेंस हो चुका है, वो फर्स्ट फट चुके हैं पैकेट्स और पॉलन ग्रेन्स बाहर आ चुके हैं। जो इनरमोस्ट लेयर होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं टेप्टम, इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये जो पॉलन ग्रेन्स हमारे होते हैं उनको नरिश करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, कौन, टेप्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया मैंने कि इसमें हमारा नरिशमेंट कर रहे हैं। ये नरिशमेंट क्यों कर रहे हैं, ऐसा स्पेशल फीचर क्या है टेप्टम के पास, टेप्टम के सेल्स के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है बहुत ज़्यादा और उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है पर सेल में। ये इसका फीचर हो गया, एडवांटेज होगी हमारी। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेप्टम सेल्स बिकम बाई न्यूक्लिएट। अब इन्होंने बोला कि टेप्टम सेल्स जो होते हैं बाई न्यूक्लिएट कैसे बनते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। देखिए इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, जब हमारा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, जब न्यूक्लियर का डिवीजन हमारा सेल डिवीजन
उसको फॉलो नहीं करता है। सपोज न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गए और ये सेल बी से डिवाइड नहीं हो पाया इस तरीके से, आई मीन द कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस होगी सेल के अंदर बट सेल डिवाइड नहीं हो पाया, तब हमें सेल्स जो होंगे वो कैसे दिखेंगे, बाई न्यूक्लिएट। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए जो टेप्टम सेल्स होंगे हमारे वो 2 न्यूक्लियस होंगे या बाई न्यूक्लिएट हो जाएंगे। So now come to the next para. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each of the microsporogium. अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर्स हमारे कैसे फॉर्म होंगे। तो उन्होंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि जब हमारा एंथर यंग होता है तो कुछ सेल्स हमारे जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं वो होमोजीनियस सेल्स होते हैं हमारे, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। होमोजीनियस मतलब वो सेल्स का जो शेप और साइज होगा वो एक जैसा होगा, आई मीन वो थोड़ा इवन होगा, तो इसलिए वो होमोजीनियस है। तो वो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में वो आके यू कैन से वो प्लेस हो जाते हैं हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। क्लियर हो गया। जैसे देखिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में सबसे पहले कौन आएगा, होमोजीनियस सेल, मतलब स्पोरोजीनियस टिश्यू हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होगी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखिए हमारी है क्या, एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही हमारा एंथर डेवलप करना शुरू करेगा, जो सेल्स ने हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में अपना प्लेस बनाया है वो सारे सेल्स हमारे मियोटिक डिवीजन, आई मीन माइटोसिस, सॉरी आई मीन मियोटिक डिवीजन मीन्स मियोसिस, वो मियोसिस स्टार्ट कर देंगे। और जब वो मियोसिस स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्योंकि हमें पता है, देखिए सिंपल सी प्रोसेस हमें पता है कि क्या होता है एक्चुअल में। हमारा मियोसिस है, ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है, हर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करेगा, हर एक स्पोरोजीनियस टिश्यू 1 से 4 सेल्स फॉर्म करेगा। तो ये मतलब हमारा क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड 1 2 3 4, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। तो हमारे जो सेल्स हैं उनकी प्लॉइडी क्या होगी, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। अब देखिए मियोसिस से हमारे टेट्राड बन रहे हैं, तो मियोसिस में आपको पता है कि मियोसिस इज नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हमारे जो होते हैं रिड्यूस होते हैं, हाफ होते हैं। तो जो पेरेंट सेल है उसके जैसे क्रोमोसोम सेम में नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे एन 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 आई मीन हाफ क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाएंगे। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं, ये जो हमारे सेल्स बनेंगे हैप्लॉइड। तो हमारी इसकी जो प्लॉइडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। तो प्लॉइडी विल बी हैप्लॉइड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now see, as each of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर में स्पोरोजीनियस टिश्यूज आएंगे और फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे मियोसिस की प्रोसेस से। और हर एक इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हमारे यही स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं, इनको ही हम बोलेंगे पीएमसी और एमएमसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, मैम पीएमसी क्या है, एमएमसी क्या है। पीएमसी पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सारे हमारे स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे डेप्लॉइड होते हैं, मीन्स 2n। इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो डेप्लॉइड रहेगा। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल। अब ये जो पीएमसी है इनसे माइक्रोस्पोर्स हमारे फॉर्म होने की प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर्स का बनना पीएमसी से या एमएमसी से, किस टाइप के सेल डिवीजन से, मियोसिस से, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो हमारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं क्लस्टर ऑफ 4 में, क्योंकि टेट्राड बनता है तो एक क्लस्टर में मिलते हैं, ग्रुप में, दे आर नॉट सेपरेटेड, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे हमारा एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, वाटर का लॉस करता है, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर। तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और वो डेवलप करके क्या बना देते हैं, पॉलन ग्रेन्स बना देते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हर एक जो पॉलन सैक है हमारे, उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर पाए जाएंगे। और वो रिलीज होंगे कब, जब डेहिसेंस ऑफ एंथर, आई मीन जब एंथर हमारा बर्स्ट होगा। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो वॉल थी हमारी पूरी बर्स्ट हो गई एंथर की, डेहिसेंस हो गया और पॉलन ग्रेन्स जो है कि हमारे बाहर आ रहे हैं।
इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ सी, ये तो हमारा हो गया पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, मैंने यहाँ पे छोटा सा बच्चों के लिए फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है ताकि आप इसको कॉपी कर सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जो पीएमसी होते हैं उन्हीं को एमएमसी कहते हैं, और यही हमारे स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं, डेप्लॉइड होते हैं, एंथर में पाए जाते हैं। ये जब मियोसिस करते हैं तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, क्योंकि मियोसिस में ही हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं जो कि हमारा हैप्लॉइड होता है। अब यही माइक्रोस्पोर हमारे जो होते हैं यही डेवलप करते हैं पॉलन ग्रेन्स में, या फिर हम कह सकते हैं मेल गैमीटोफाइट में, जिसका हम बात करेंगे अभी लास्ट में कि मेल गैमीटोफाइट का क्या काम होता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वही मेल गैमीटोफाइट होते हैं और वही हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, विच वी विल just read in the further pages. This is the complete process of, you can say, microsporogenesis, जो कि बहुत ही ईजी है। अब जो हमारा पॉलन ग्रेन बन गया, हम उस पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि पॉलन ग्रेन क्या है। वो मेल गैमीटोफाइट है, ये तो क्लियर हो गया। उसकी भी कुछ स्ट्रक्चर है, उसका भी कुछ साइज़ है, कुछ शेप है उसकी भी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमीटोफाइट। इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, अगर आप किसी भी फ्लावर के ओपन एंथर्स या हिबिस्कस को टच करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके हाथ में येलो पाउडरी पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं बहुत सारे फिंगर्स में। अब वो जो पाउडरी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अगर आप उनको स्प्रिंकल करते हैं ग्लासेस ग्रेन्स को ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर, तो आप उन पॉलन ग्रेन्स को अगर आप एक स्लाइड पे आप उनको डस्ट करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, और अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, come to the next page, you will be really amazed at the variety of architecture, size, shape, color and design। तो आप रियली अमेज्ड हो जाएंगे वहाँ पे उनका साइज़ देखकर, शेप देखकर, कलर देखकर। सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स, जैसे देखिए इन्होंने अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर बता रखे हैं। ये देखिए हाउ द पॉलन ग्रेन्स लुक लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। तो पॉलन ग्रेन्स जो हमारे होते हैं वो जनरली, अगर उनकी हम शेप की बात करें तो पॉलन ग्रेन जनरली हमारे स्फेरिकल होते हैं, जो कि करीब 25 से 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होते हैं। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, उसके ऊपर 2 लेयर्ड वॉल होती है, मतलब 2 वॉल्स होती हैं, पहले एक वॉल होगी फिर दूसरी वॉल होगी। जो बाहर की लेयर, आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फॉर बोर्ड एग्जाम। जो एक्साइन होती है ये हमारी स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब स्पोरोपोलिन एक्चुअल में है क्या? स्पोरोपोलिन एक बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, अभी तक पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टॉलरेट कर लेता है, अल्कलीज को टॉलरेट कर लेता है, और कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है अभी तक जो इस प्लेनेट में पाया गया है जो कि स्पोरोपोलिन को डिग्रेड ख़त्म कर सके। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नीट में भी बहुत पाया जाता है कि स्पोरोपोलिन एक्चुअल में होती क्या है, किस में पाई जाती है, और इसको कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है या नहीं कर सकता है। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। अब जो पॉलन ग्रेन की एक्साइन है, देखो अपने पहले ही देख लेते कि प्रोमिनेंट वॉल है, मतलब जो वॉल है उसमें छोटे 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 कुछ कुछ छेद हैं या होल्स हम कह सकते हैं, जिनको हम अपर्चर्स बोलेंगे, इनको बोलते हैं जर्म पोर्स। तो जर्म पोर्स पाए जाएंगे हमारे एक्साइन में। ये वो जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिन हमारी एब्सेंट रहेगी। स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहेगी, इसका भी रीज़न है कि अगर जर्म पोर्स में स्पोरोपोलिन होती तो वहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब कभी भी रिलीज़ नहीं हो पाती, इसलिए यू कैन से कि हमारे जर्म पोर्स में स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहती है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। इसलिए हमारे जो आज तक हम फॉसिल स्टडी में पॉलन ग्रेन्स की स्टडी कर रहे हैं उससे हमें यही क्लियर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स इसलिए पाए जा रहे हैं एज अ फॉसिल्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग लेयर है जो कि स्पोरोपोलिन उसे डिग्रेड ही नहीं होने देती है। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। एक्साइन में बहुत डिज़ाइनिंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइनिंग और पैटर्न्स होते हैं इसके। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? एक्साइन हार्ड होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करना होता है। ओके, जर्म पोर का फंक्शन क्या है? जर्म पोर का फंक्शन ये है कि जर्म पोर में से एक ट्यूब निकलेगी जिसे हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब, जो कि हमारी रीच करेगी ओवरी से अंदर ओव्यूल में रीच करेगी और ओव्यूल्स में जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगी बाय रिलीजिंग 2 मेल गैमेट्स।
ये तो हो गया आउटर वॉल की। अब हम बात करते हैं इनर वॉल की। तो इनर वॉल जो हमारी पोलन ग्रेन की होती है उसे हम बोलते हैं इंटाइन। तो इंटाइन जनरली इनर वॉल होती है। ये हमारी बहुत थिन होती है और कंटिन्यूस होती है, मतलब ये कहीं भी ब्रेक नहीं होती है, जैसे एक्साइन होती है। और ये दो केमिकल्स की बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। दो केमिकल्स की बनी होती है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पोलन ग्रेन एक प्लांट का सेल ही ये समझ लीजिए, तो उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। और पोलन ग्रेन जब हमारा मैच्योर होता है तो उसके अंदर दो सेल्स पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। एबंडेंट मतलब बहुत सारा फूड रिजर्व स्टोर होता है उसमें ऑलरेडी, और उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है। जो जेनरेटिव सेल होता है हमारा, वो आप कह सकते हैं स्मॉल होता है, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म होता है वेजिटेटिव सेल, क्योंकि उसका सेल ज़्यादा बड़ा है और उसका जो सेल न्यूक्लियस है वो फ्लोट करता रहता है। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जनरेटिव सेल है, साइज़ भी बड़ा है इसका। ये वेजिटेटिव सेल है, इसका साइज़ भी बड़ा है। और ये जनरेटिव सेल है हमारा। अब देखिए, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में, करीब 60% में पोलन ग्रेन्स जो हमारे होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। मतलब वो पोलन ग्रेन जब वो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल्स बना चुके हैं उस टाइम पे शेड होते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। और करीब बाकी परसेंटेज में क्या होता है कि जो हमारे एंथर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये तब शेड होते हैं जब हमारा जनरेटिव सेल है, जो ये वाला, ये सेल, ये ऑलरेडी 2 सेल्स में और डिवाइड हो गया। इसने डिवाइड होकर के 2 गैमेट्स और बना दिया। तो अब कितने सेल हो गए? 1, ये तो खुद डिवाइड हो गया, 2, 3। तो ये 3 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं जब जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स को बना लेता है डिवीजन की प्रोसेस से। और वो माइटोटिक डिवीजन है, दोबारा बता रही हूँ, माइटोटिक डिवीजन है। इसमें एक सेल फिर से हमारा 2 सेल्स में डिवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट कि जनरेटिव सेल्स कौन से डिवीजन से डिवाइड करते हैं और 3 सेल स्टेज कैसे बनती है। चलिए, ये तो हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब देखिए, पोलन ग्रेन्स जो हमारे होते हैं वो इट इज़ नोन टू कॉज एलर्जीज इन मैनी यू कैन सी ऑर्गेनिजम्स इन दिस अर्थ। जैसे कि देखिए, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज करते हैं वो इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी देखेंगे लोगों में। अस्थमा, किसी को एलर्जिक अस्थमा होता है, किसी को ब्रोंकाइटिस होता है, स्वेलिंग हो जाती है। इट ही मैंशन दैट पार्थीनियम आप सबको पता है, जिसे हम कैरेट ग्रास कहते हैं, गाजर घास भी कहते हैं। इट हैज़ कम इन टू इंडिया एज अ कॉन्टेमिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट। तो ये जो पार्थीनियम है, हमारे जो वीट की वैरायटी यहाँ पे इम्पोर्ट हुई थी, गेहूँ की वैरायटी, एंड ये आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हुई थी, जब यहाँ पे स्कैरसिटी हो गई थी पल्सेस की, ग्रेन्स की स्पेशली। तो यहाँ पे जो पार्थीनियम है हमारा वो इम्पोर्ट हुआ था इंडिया में। हैज़ बिकम यूबिक्यूटियस इन ऑकरेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी। इतना ज़्यादा ये स्प्रेड हो गया, इतना ज़्यादा यू कैन से एवरीवेयर, कि ये पोलन एलर्जी कॉज करता है। इसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सब पीपल्स में, ज़्यादातर जितने भी ह्यूमंस को ये डिसऑर्डर्स हो रहे हैं एलर्जी को, ज़्यादातर पार्थीनियम या फिर हम कह सकते हैं कैरेट ग्रास से हो रहे हैं। जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, एंड इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। अब पोलन ग्रेन सबको पता है कि कितने नरिशिंग होते हैं, कितना न्यूट्रिशन देते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होने लगा कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इज़ इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो बहुत सारे लोग इन्हें टैबलेट्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सिरप की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। और ऐसा क्लेम किया गया कि जो पोलन टैबलेट जो भी इनटेक करेंगे उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, इंक्रीज़ होगी। और ये ज़्यादातर रेस हॉर्सेस में बहुत सारा यूज़ हो रहे हैं पोलन टैबलेट्स की फॉर्म में या पोलन सिरप्स की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं विएबिलिटी। तो विएबिलिटी मतलब देखिए क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। विएबिलिटी मतलब क्या है, मैं सिंपल में बोलूँगी एक्टिवनेस या एक्टिव पीरियड समझ लीजिए उसका। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, किसकी विएबिलिटी कब कम होती है, डिपेंड करता है द टाइप ऑफ प्लांट या क्रॉप कौन से टाइप की है। देखिए, व्हेन वंस दे आर शेड, जब पोलन एक बार पोलन ग्रेन्स अपने पार्ट से रिलीज हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स हैव टू बी लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज विएबिलिटी।
तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना पड़ता है उससे पहले कि वो अपनी विएबिलिटी खो ना दें। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन अगर उन्हें करना है तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन विएबिलिटी? आपको क्या लगता है कि पोलन ग्रेन अपनी विएबिलिटी अपनी एक्टिवनेस को कब तक बनाए रखते हैं? द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। तो पोलन ग्रेन कब तक वेएबल कब तक एक्टिव रहेंगे ये डिपेंड करता है कि आसपास का टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी कितनी है। इन सम सीरियल्स की बात करें जैसे राइस हो गया हमारा, वीट, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं करीब 30 मिनट्स के अंदर अब जैसी रिलीज होते हैं अपने पार्ट से, मेल पोर्शन से रिलीज होते हैं, मेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से 30 मिनट्स के अंदर वो अपनी वेएबिलिटी को खो देते हैं। और कुछ मेंबर्स हमारी रोजेशी फैमिली में, लेग्यूमिनेसी फैमिली में, सोलेनेशी फैमिली में दे मेंटेन वेएबिलिटी फॉर मंथ्स। इनमें जो उनका एक्टिव पीरियड होता है ना पोलन ग्रेन्स का, वो करीब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक उनके पोलन ग्रेन्स कहीं भी बड़े एक्टिव रहते हैं। जैसे उन्हें सुटेबल यू कैन से स्ट्रक्चर मिलता है या स्टिग्मा मिलता है उन्हें, तब वो वहाँ पे जाके अपनी पोलन ट्यूब ग्रो करके जर्मिनेट कर जाते हैं। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आप सब ने सुना है कि हम जो सीमन की स्टोरिंग करते हैं, मतलब स्पर्म्स को स्टोर करते हैं एनिमल्स के, ह्यूमन्स के, इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर उसको डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं देखिए, पहले तो हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे ईयर्स तक। वो कैसे करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, वो की टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, बट यहाँ पे टेक्निकली टर्म नहीं दे रखी है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी गैमेट्स को, मेल के गैमेट्स को, यू कैन से पोलन ग्रेन्स को और अदर एनिमल्स के गैमेट्स को, स्पर्म्स को हम स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस और लिक्विड नाइट्रोजन में। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स, ऐसे स्टोर किए हुए पोलन ग्रेन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, पोलन बैंक से ले सकते हैं, जैसे सीड बैंक्स होते हैं हमारे, और ये सब हमारे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हमारे यूटिलाइज होते हैं। ये सब तरीके के हमारे पोलन ग्रेन, सीड्स, ये जितने भी हमारे जो भी हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। सो टॉपिक फॉर मेल का सारा टॉपिक्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट टॉपिक विल बिगिन विद माइक्रोस्पोरेंजियम।